Morning student, I am faculty of Sandipani High Secondary School. Today we will start chapter number 16. The chapter name is Rural Development and Employment Guarantee Scheme of class 10th Social Science subject. आज हम क्लास 10th के लिए जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उस चैप्टर का हमारा नाम है चैप्टर नंबर 16 है और चैप्टर का नेम है रूरल डेवलपमेंट। मतलब हम इस चैप्टर में बात करेंगे हमारे ग्रामीण विकास की, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसका विकास कैसे हो सकता है, उनके जो एरिया के लोग हैं उनका विकास कैसे हो सकता है, उसी तरह जो रोजगार की कुछ गारंटी स्कीम होती है उसकी बात करेंगे। ठीक है, सो व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर, हम फर्स्ट वी विल डिस्कस द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आफ्टर दैट अवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को अगर रोजगार देना है उसका उद्देश्य क्या था, क्या ऑब्जेक्टिव रखे थे। उसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, देन वर्क्स टेकन अप अंडर द स्कीम, मतलब ऐसे कौन कौन से स्कीम है यहाँ पे और कौन कौन से कार्य जो कि स्कीम के अंदर किए गए हैं, और एट लास्ट हम इसमें देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इंपॉर्टेंस है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। सो दिस मच टॉपिक वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। ये सारे टॉपिक हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, कवर करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। अब हम क्या स्टार्ट करते हैं, हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब यदि हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम ये चीज़ जानते हैं, जो गांधी जी थे उन्होंने ये बात कही थी या फिर ऐसा कहा था कि बहुत सारी चीज़ें, मैनी थिंग्स अबाउट द विलेजेस ऑफ इंडिया, भारत के गांवों पर गांधी जी ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी कही थी और बहुत सारी बातें कही थी। वी शैल पॉन्डर ओवर अ सर्टेन थिंग, फर्स्टली रियल इंडिया लिव्स इन अ विलेज। गांधी जी का ऐसा कहना था कि जो रियल इंडिया है ना, रियल इंडिया कहाँ बसता है, गांव में बसता है, मतलब विलेज में बसता है, एंड नॉट इन सिटीज़, वो सिटी में नहीं बसते हैं। सेकेंड, उन्होंने ये कहा था कि यदि इफ़ द विलेजेस इज हार्म, कि यदि हुआ कि आप लोगों ने गांवों को नुकसान पहुंचाया तो उससे पूरा भारत क्या करेगा, सफ़र करेगा। गांवों को नुकसान होगा तो पूरे के पूरे भारत को नुकसान होगा। एंड दैट हैव वी एवर थॉट व्हाट द पीपल ऑफ द विलेजेस गेट एडवोकेट फूड टू ईट, हैव क्लोथ्स टू अर्न। ऐसा नहीं होता है, गाँव के लोगों के पास हर चीज़ व्यवस्थित रूप से होती है, उनके पास खाने के लिए भोजन होता है, छत होती है और पहनने के लिए कपड़ा होता है, जो कि हमारी बेसिक नीड होती है। अगर हम 2011 जब जनगणना हुई थी, सेंसस हुआ था, तब अगर हम उसकी बात करते हैं तो लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, दैट इज 68.8% पीपल लिव इन अ विलेजेस। ये पाया गया था कि एक बहुत ही जो बड़ी जनसंख्या है, जैसे 68.8% जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, वो लोग गांव में रहते हैं। देयरफॉर द रूरल एरिया शुड बी डेवलप्ड इन अ सच मैनर। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है वो भी क्या होते जा रहे हैं, विकास होते जा रहा है, उनका भी कंटिन्यू क्या हो रहा है, डेवलपमेंट होते जा रहा है। और दैट अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट, लोकेलिटी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, तो हो सकता है लोगों को उनकी लोकेलिटी में क्या मिल जाए, जॉब मिल जाए, कहीं बाहर ना जाना पड़े, एंड दे आर रिक्वायर्ड टू मूव आउट ऑफ देयर विलेजेस। पर कहीं ना कहीं हम ये देख भी रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, उनके गांव के बाहर जाकर रोजगार प्राप्त करना ज़्यादा अच्छा समझ रहे हैं। एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड अदर सोशल एम्यूनिटीज़ बेसिक, और अब कहीं ना कहीं समझ रहे हैं अगर बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड व्यक्ति है और उसको उसके हिसाब से अगर उसके विलेज में जॉब नहीं मिलेगी तो वो बाहर जाएगा ही सही। तो कहीं ना कहीं आज जो ये एम्प्लॉयमेंट है, मतलब जो हमारा रोजगार है वो क्या बन गई, हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ बन गई, मतलब बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी हो गया। क्यों, अगर आज हमारे पैसा नहीं है हमारे पास तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं इसके कारण से ये हुआ है कि लोग गांव छोड़कर शहर की ओर बस रहे हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 16.1, द चैप्टर नेम इज 16, कि द नीड ऑफ द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। महात्मा गांधी ने जब गांव के बारे में इतने शब्द कहे, जब उन्होंने गांव के बारे में इतनी बातें कही, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक स्कीम निकाली थी, एक योजना निकाली थी, जिसमें क्या होता था कि क्यों, अगर हम बात करते हैं जो महात्मा गांधी स्कीम थी तो उसकी ज़रूरत लोगों को पड़ी। अकॉर्डिंग टू गैजेट, अगर अपन गैजेट की बात करते हैं तो 31 दिसंबर 2009 में द नेम ऑफ नेशनल रूरल डेवलपमेंट जो गारंटी स्कीम निकली थी रोजगार के लिए, 2005 में उस थोड़ा सा चेंज हो गया उसमें, एंड दैट उसको नाम क्या दिया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 सिंस 2 अक्टूबर 2010।
अब हम देखिए कुछ डिकेट्स, कुछ पुराने समय की बात करें, 1973 से लेके तो 2003 की अगर अपन बात करें तो हैव विटनेस्ड मेनी मेजर इकोनॉमिक चेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमी। हम ये देखते हुए आ रहे हैं कि जो हमारे भारत की स्थिति है, भारत की जो आर्थिक प्रणाली है, भारत का जो आर्थिक सिस्टम है, उसमें बहुत सारे चेंजेस, बदलाव हमको क्या मिल रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। इसका रिजल्ट कहीं ना कहीं ये हुआ है कि इससे क्या हुआ है, जब चेंजेस हुए हैं तो जो एग्रीकल्चर वाला सेक्टर है वो भी डेवलपमेंट हुआ है, सेकेंडरी एक्टिविटी जो है हमारी वो भी डेवलप्ड हुई है, सर्विस सेक्टर भी डेवलप्ड हुआ है, और कहीं ना कहीं जो हमारा जीडीपी है, ईच एंड एवरीथिंग मतलब डेवलपमेंट होता आ रहा है। अब दैट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी, इसमें जो हम योगदान देखें अगर सेकेंडरी सेक्टर का तो वो 8 टाइम्स हो गया है और सर्विस सेक्टर का 11 टाइम्स हो गया। बट द सरकम अगर आप बात करें कॉमन स्ट्रेट विद द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैव नॉट इंक्रीज। ऐसा क्यों हुआ? अगर डेवलपमेंट हुआ सेकेंडरी सेक्टर बढ़ा और उसी के साथ, तो ऐसा क्यों हो गया कि रोजगार के अवसर इतने ज़्यादा नहीं मिले? तो इसलिए इन द सेकेंडरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैव इंक्रीज ओनली। कहीं ना कहीं जो अपॉर्चुनिटीज़ सभी क्षेत्रों में नहीं बढ़ी है, अगर अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी है इसकी अपनी जॉब की या रोजगार की, तो वो सिर्फ किस और बढ़ी है, सेकेंडरी सेक्टर में ही बढ़ी है। एंड दैट अबाउट 2.5 टाइम इन सर्विस सेक्टर। और अगर आप 2/3 की बात करो तो 2.5 अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ बढ़ गई है, हमारी सर्विस सेक्टर में बढ़ी है। हैव इंक्रीज ओनली द टाइम्स। अगर अब आप 1973 में देखते हो तो एग्रीकल्चर इन द जीडीपी, दैट मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक, जो भी हमने अभी देखा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वॉज 45% था। कितना था? 45% था। कहाँ पे? सेकेंडरी सेक्टर में। एंड इट वॉज 30%। एंड सर्विस सेक्टर का जो कॉन्ट्रीब्यूट रहा वो रहा हमारा 25% टू द जीडीपी। बट द एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी सेक्टर एंड प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू 15% ऑफ द पीपल। ऐसा क्यों? ये बढ़ा है तो हमारा रोजगार भी बढ़ा है। अब हमारा रोजगार बढ़ा है तो धीरे धीरे इन सेक्टर में क्या होने लगा, कंट्रीब्यूशन बढ़ने लगा, एम्प्लॉयमेंट आने लगा। इसने कहीं ना कहीं ये हुआ कि एग्रीकल्चर सेक्टर हुए, इंडस्ट्री सेक्टर हुए, सर्विस सेक्टर हुए, वो धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगे। अब जब ये चीज़ें आने लगी तो धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो क्या होने लगा, कम होने लगा, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होने लगा, बेरोजगारी खत्म होने लग गई, लोगों के लिए क्या आ गया, रोजगार आ गया। तो सिचुएशन था, अगर अब ये जो सिचुएशन थी ये इससे ऐसा नहीं है। रूरल एरिया में क्या होगा था, जो रूरल एरिया था मतलब जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी क्या करनी पड़ी थी, इसके लिए फेस करनी पड़ी थी। पहला ये कि ड्यू टू इन एडवोकेट एम्प्लॉयमेंट, कहीं ना कहीं इन एडवोकेट एम्प्लॉयमेंट था एंड मोर देन रिक्वायर नंबर ऑफ एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। अब हम देखें गाँव में क्या होता है, बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल रिक्वायरमेंट थी। रूरल एरिया आर नॉट गेटिंग प्रॉपर रिटर्न फॉर देयर, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग रहते हैं उनको इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिल पाता, इतना ज़्यादा जो उनके डेली के जो पैसा होता है वो उनको इतना ज़्यादा नहीं मिल पाता। तो कहीं ना कहीं वो लोगों को क्या करनी पड़ती है, गरीबी फेस करनी पड़ती है। जब हम गांव में रहते हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड होती है, एग्रीकल्चर बहुत कुछ तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी होते हैं कि जब जिस सीज़न में फसल कटती है उस समय में गांव जो लोग रहते हैं, लेबर रहते हैं, उनको रोज़गार मिलता है, बाकी समय में वो फ्री रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो वेजेस होता है, जो उनको पे किया जाता है, वो भी इतना कम होता है कि उसके कारण क्या होती है, पुअर्टी पैदा होती है, मतलब गरीबी पैदा होती है, हंगर, लोग भूख से तड़पने लगते हैं, भूखमरी पैदा होती है। द पीपल आर इकोनॉमिकली इनसिक्योर ड्यू टू लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एरिया। अब क्या हुआ था, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, ग्रामीण क्षेत्र के लोग कहीं ना इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से वो सुरक्षित नहीं थे। वो महसूस करते थे कि हम आर्थिक रूप से क्या है, सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास रोजगार के अवसर नहीं है, उनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है कि उनको क्या मिल सके, रोजगार मिल सके। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये थी कि ड्यू टू नॉट अवेलेबिलिटी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट यदि नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में तो पीपल आर फोर्स टू, तो लोगों को क्या होता था, लोगों को मतलब वो नहीं जाना चाहते थे लेकिन फिर भी उनको मूव फॉरवर्ड करना पड़ता था, किसकी ओर, अर्बन एरियाज़ की ओर। गांव मतलब गांव छोड़ के उनको कहाँ जाना होता था, शहरी क्षेत्र में जाना पड़ता था। एंड पावर एंड इम्प्रॉपर पेमेंट फॉर द, और कहीं अब फिर उनको वहाँ जाना पड़ता था तो उनको जो लेबर मिलनी चाहिए, जो कीमत उनके काम की मिलना चाहिए, वो काम की कीमत उनको नहीं मिलती थी। नाउ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये भी है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है उसकी कमी है।
एम्प्लॉयमेंट की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है, ड्यू टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की कमी है, मतलब जो वे है रहने का, रहन सहन का जो तरीका होता है उसकी कमी है। रूरल फैमिलीज डज नॉट इम्प्रूव, और कहीं ना कहीं उस समय रूरल फैमिली इम्प्रूव उस समय नहीं कर पा रही थी। सो दैट द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट प्रॉब्लम लाइज प्रोवाइडिंग, तो ये जो प्रॉब्लम आ रही थी अब इसको कैसे सॉर्ट आउट करें, रूरल पीपल जो है वो सफ़र कर रहे हैं, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन अ रूरल सेक्शन। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था कि अगर हमें इस प्रकार की समस्या का हल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, रोजगार प्रदान करना पड़ेगा, रोजगार प्रोवाइड करना पड़ेगा। न्यू एंड पेनियल एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज नीड टू बी डेवलप्ड इन रूरल एरियाज, द नेशनल रूरल एम्प्लॉय, और इसी कारण से क्या हुआ था, ये जो स्कीम है ये स्कीम लेके आए थे, और ये स्कीम इसलिए लाए थे कि लोगों को क्या मिल सके, रोजगार मिल सके। अब क्या उद्देश्य थे इसके, जो हमारी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, इसके उद्देश्य क्या थे, ऑब्जेक्टिव क्या थे, इसको क्यों लेकर आए थे। पहला उद्देश्य ये था कि कम से कम लोगों को जो रोजगार मिल रहा है, ठीक है, वो कम से कम कितने दिन का हो, 100 दिन का हो, 100 डेज का, तो उनको मिले ही सही। ऐसा नहीं है कि 2 दिन व्यक्ति बुला रहा है, फिर तीसरे दिन छुट्टी दे रहा है, फिर 4 दिन बुला रहा है, फिर 1 दिन छुट्टी दे रहा है। सो टू प्रोवाइड एटलीस्ट 100 डेज एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए अडल्ट मेंबर ऑफ ईच फैमिली लिविंग इन रूरल एरियाज हु आर विलिंग टू अनस्किल्ड लेबर, मतलब जो भी व्यक्ति गाँव के हर एक परिवार का बड़ा व्यक्ति को रोजगार दिया जाता था, और वो रोजगार 100 दिन के लिए दिया जाता था, मतलब कि आप 100 दिन तक कार्य कर सकते हो, और जो भी व्यक्ति काम करने के इच्छुक होते थे उसको। नेक्स्ट, टू क्रिएट परमानेंट असिस्ट इन रूरल एरिया, कहीं ना कहीं इससे क्या हुआ था, परमानेंट असिस्ट क्रिएट हुआ था ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये हमारे 2 बहुत ही ज़्यादा मुख्य उद्देश्य थे किसके, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि विशेषता, कि क्या क्या विशेषता रही थी इस स्कीम की। तो इसकी पहली विशेषता ये थी कि अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्या देना, लोगों को क्या प्रदान करना, क्या अवेलेबल कराना, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार प्रदान करवाना, और उसी के साथ प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व। उस समय ये रखा गया था कि पहले आओ पहले पाओ, अगर आप पहले आओगे तो आपको क्या दी जाएगी, सबसे पहले आपको नौकरी दी जाएगी, लाइक दैट। एम्प्लॉयमेंट इज गिवन ऑन वर्क विच ऑलरेडी गोइंग टू द एरिया, और न्यू वर्क आर स्टार्टेड फ्रॉम अ शेल्फ ऑफ स्कीम दैट प्रिपेयर्ड एट पंचायत लेवल, द पीपल आर, यहाँ पे पंचायत लेवल, गांव में पंचायत होती है, तो ऐसा नहीं होता था, सभी को अधिकार होते थे जॉब करने के, एम्प्लॉयमेंट पाने के। While providing employment, it is borne in minded that she is within 5 kilometer radius residence of the applicant. It is not possible to provide work within a radius of 5 किलोमीटर। जनपद पंचायत जैसे हुई हमारी प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, जनपद पंचायत भी क्या करती थी, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार प्रोवाइड करती थी। नाउ वुमेन्स आर गिवन प्रेफरेंस व्हाइल गिविंग एम्प्लॉयमेंट। अगर यहाँ पे एक चीज़ और देखी गई थी कि पहले जो वुमेन्स होती थी, जो औरतें होती थी, उनको काम करने का अधिकार नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने वुमेन्स को प्रेफरेंस देना चालू कर दिया। मतलब कि पहले किसको दी जाएगी नौकरी, पहले वुमेन्स को दी जाएगी, पहले वुमेन्स के लिए आरक्षण रखा गया, उसके बाद दूसरे लोगों को दी जाएगी। देयर इज ए प्रोविजन ऑफ फ्री ट्रीटमेंट इन केस ऑफ इंजरी। अगर ऐसा हुआ कि लेबर है, मजदूर हैं, काम कर रहे हैं और काम करते करते उनको चोट लग गई, है ना, उनको किसी भी प्रकार की इंजरी हुई, तो उसका खर्चा कौन भरेगा, उसका खर्चा वो मजदूर नहीं भरेगा, उसका खर्चा कौन भरेगा, जो जहाँ पे काम चल रहा है, या फिर गवर्नमेंट भरेगी। एंड दैट कंपेंसेशन वहाँ पे उनको मिलेगा डिसेबिलिटी के लिए। और यदि किसी की मृत्यु हो जाती है काम करते समय, तो उस वक्त भी गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिलेगा, कंसेप्शन मिलेगा। नेक्स्ट कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक्स ये है इसकी कि इस स्कीम जैसे कि वर्क जो रिलेटेड हुआ किससे, वाटर से रिलेटेड हो गया, फॉरेस्ट से रिलेटेड हो गया, लैंड से हो गया, एग्रीकल्चर से हो गया, कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन हो गया, तो वो किसके ऊपर है, देयर इज ए बैन ऑन गिविंग वर्क ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट पे जो ठेके पे दिया जाता था, तो ये ठेका वाला सिस्टम क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। तो इससे क्या हुआ था, लोगों में मतलब बहुत सारी विशेषताएं हैं इस स्कीम की जो कि हम देख रहे हैं। देयर इज ए प्रोविजन ऑफ सोशल ऑडिट। और अगर कोई काम चल रहा है, अब कोई स्कीम लेके आए हैं, हम स्कीम लेके आए तो उस पर काम चल रहा है,
कोई भी स्कीम हो तो उसका समय समय पर सोशल ऑडिट होना, मतलब उसकी समय समय पर जांच होना कि जो चीज़ हमने निकाली है, जो चीज़ सरकारी ने निकाली है वो उसका फॉलो हो रहा है कि नहीं। ऐसा तो है नहीं कि सरकार ने निकाल दी और फॉलो नहीं हो रहा तो इससे नुकसान हो सकता था। सो सुपरवाइज एंड कीप, और उसमें जब ये इंस्टीट्यूशन चलते थे, जब ये काम चलता था तो उसमें एक व्यक्ति ऐसा होता था जो कि क्या करता था, सुपरवाइज करता था। मतलब कि जो भी काम होगा उसको सुपरवाइज करना, मतलब कि यदि कोई व्यक्ति है या कोई जो योजना है इसका गलत फ़ायदा उठा रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है तो एक तरीके से सुपरवाइज करना हर चीज़ के लिए ज़रूरी होता है। देन एक कमेटी बनाई गई थी, द कमेटी सुपरवाइजेज एंड इंस्पेक्ट्स द वर्क। और जो कमेटी थी ये क्या करती थी, वर्क को इंस्पेक्शन का वर्क करती थी, मतलब समय समय पर ये कार्य आकर चेक करती थी कि कैसा कार्य हो रहा है, कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है, सब प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, कुछ धांधली तो नहीं हो रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा है ये जॉब के नौकरी के लायक नहीं है पर इसको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, ऐसे। नेक्स्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स रही है वो है अरेंजमेंट ऑफ मेड टू मेक अवेलेबल ऑफ द पीपल ऑल अकाउंट रिकॉर्ड रिलेटिंग टू द वर्क ऑफ इंस्पेक्शन। अरेंजमेंट करना, अगर इंस्पेक्शन होने वाला है ना, ऑडिट होने वाला है तो ईच एंड एवरीथिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको क्या करना है, ऑडिट जो भी ऑफिसर रहेगा उसको प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। तो अभी हमने ये स्कीम देख ली, इसके अलावा अपन ने इसके रूलर जो हमारा है एम्प्लॉयमेंट उसके बारे में पढ़ लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मेन फीचर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम। अभी इसका हमने ऑब्जेक्टिव देखे और कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। नेक्स्ट जो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमें देखना है इसके फीचर, कि अगर इसको इम्प्लीमेंटेशन होगा इस स्कीम का तो इसके क्या क्या फीचर होंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच।